मुंबई मेट्रो का काम करने वाली फ्रांसीसी इंजीनियरिंग कंपनी सिस्ट्रा ने एमएमआरडीए पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और फ्रांसीसी कंपनी ने एमएमआरडीए के अधिकारियों पर भेदभाव, अनुचित फायदा मांगने और भुगतान में देरी करने के आरोप लगाए थे। लेकिन इसी बीच बड़ी और अहम खबर यह है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, एमएमआरडीए के प्रबंध निदेशक और फ्रांसीसी कंपनी सिस्ट्रा के द्वारा मुंबई मेट्रो परियोजनाओं के संबंधित लगाए गए तमाम आरोपों की जांच के आदेश दे दिए हैं। शिंदे ने कथित अनियमितताओं की जांच 15 दिन के भीतर पूरी करने और उसकी रिपोर्ट सौंपने के लिए कह दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें आपको, डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं क्योंकि मुंबई मेट्रो का काम करने वाली सिस्ट्रा कंपनी की तरफ से तमाम अधिकारियों पर अनुचित लाभ लेने और परेशान करने और पेमेंट्स में डिले के आरोप लगाए गए थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋत्विक भालेकर जुड़ गए। ऋत्विक, दो चीजें हैं कि एक तो क्या आरोप लगाए गए हैं इसके बारे में और क्या जानकारी मिल पा रही है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से तनातनी की खबरें दोनों ही के बीच हैं, सीएम और डेप्यूटी सीएम, अब कहा जा रहा है कि डेप्यूटी सीएम की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। इसे भी इस तरह से देखा जा रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा विभाग मुख्यमंत्री के अंडर है। जी बिल्कुल, देखिए मेट्रो का जो कामकाज मुंबई में चल रहा है उसके डिजाइन का काम करने के लिए फ्रेंच कंपनी सिस्ट्रा को अपॉइंट किया गया था और इस कंपनी ने ये आरोप लगाए हुए है कि एमएमआरडीए जो कि एक नोडल एजेंसी है जिसके अंतर्गत मेट्रो का काम शुरू है, उनके अधिकारियों से घूस मांगी गई, उनके बिल पेमेंट जो है वो बकाया रखे गए, वो पैसे नहीं दिए गए और कई गंभीर आरोप अनियमितता तक के उन्होंने इन पर लगाए। इसको लेकर अब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जो कि एमएमआरडीए जिनके अंडर आता है, जो अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर भी है, उन्होंने अब जांच के आदेश दिए हैं। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है और साथ ही में जो एमएमआरडीए के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन दोनों को जांच के आदेश दिए हैं और अगले 15 दिनों में इसकी रिपोर्ट जो है वो पेश करने के लिए कहा है। अब देखना ये जरूरी है कि इस जांच में कौन कौन अधिकारी दोषी पाया जाता है और अगर कोई दोषी पाया गया तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुणे में 26 साल की युवती का रेप होने के बाद अब सियासत हो रही है, लेकिन सबसे अहम बात यह है स्वारगेट बस स्टेशन यानी कि पुणे के सेंटर में जो बस स्टेशन है, अक्सर लोग और भीड़ यहाँ रहती है। जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे ये जो बस है शिवशाही राज्य परिवहन की, जिसमें ये हादसा हुआ सुबह 5:30 बजे थे। युवती खुद फलटन के लिए यानी सातारा की तरफ जा रही थी और तभी आरोपी वहां आया। आरोपी ने उससे बात की और उससे कहा कि सातारा जाने के लिए बस यहाँ नहीं किसी और स्टेशन पे लग रही है, और दूसरी जगह उसे साथ में लेके गया, उनसे बात हुई और ये सब बात होते होते ये बस तक पहुंच गए। अब ये बस शोलापुर जा रही थी लेकिन यहीं पे रुकी थी, बाद में जाने वाली थी, तब तक ये सब हादसा हो गया। इसी बस के दरवाजे से दोनों अंदर चले गए, युवती से बात हो रही थी। आरोपी ने कहा कि अंदर जाके चेक करो, शायद यही बस होगी, और इसी बस से आप नंबर देख सकते हो MH06BW0319 सोलापुर स्वारगेट की जो बस है। युवती को जाना था सातारा, लेकिन आरोपी ने उसे कहा कि वहां बस नहीं लग रही, बस दूसरी जगह लगेगी, और इसी बस की तरफ वो उसे लेके आया। आने के बाद उसने कहा कि अंदर झांक के देखो, बस तो बंद थी, जगह पर खड़ी थी, अंदर तो कोई नहीं था। तभी उसने युवती के साथ ये भी कहा कि ये बस रात को आके रुकी थी, थोड़ी देर में निकलेगी, अंदर कुछ लोग सो रहे हैं, अब जाके बैठ सकते हो। मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया, दोनों यहाँ से अंदर चले गए और तभी आरोपी ने ये दरवाज़ा बंद किया। उसके बाद अंदर का एक दरवाज़ा है जहाँ से अंदर एसी कंपार्टमेंट शुरू होता है, वो दरवाज़ा भी वहाँ से बंद किया गया और उसके बाद 5:30 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहाँ से सीधा लड़की निकली, उसने दूसरी बस पकड़ी, वो बस से जाने लगी, फिर बीच में उसने अपने दोस्त को कॉल किया। दोस्त ने कहा कि पुलिस स्टेशन सबसे पहले जाना। 26 साल की युवती उसी बस से वहीं उतर गई, ऑटो पकड़ी, सीधा स्वारगेट के पुलिस स्टेशन चली गई। जो हादसा हुआ उस हादसे के बारे में उसने बताया एग्जैक्टली कैसे हुआ, क्या हुआ, और उसके बाद एफआईआर रजिस्टर हुई है। हेल्थ उसकी स्टेबल है, लेकिन सुबह 5:30 बजे स्वारगेट यानी कि पुणे
बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी और प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या के दर्शन करने के लिए। ये संजय राजनांदगांव से चले हैं, राजनांदगांव से वाराणसी, वाराणसी से प्रयागराज और प्रयागराज से अभी अयोध्या जाएंगे। साइकिल से ही चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ से चल करके ये चले। इनसे भी पूछेंगे कि आखिर ये प्रेरणा, ये जरूरत इनको क्यों पड़ी। संजय भाई, क्या करते हैं वैसे आप? सर मेरा बिजनेस है टेंट हाउस का। अच्छा, टेंट हाउस का बिजनेस है। हाँ, तो कुछ बाबा जी से मन्नतें था मेरा, तो उसलिए निकल चुका हूँ मैं। बाबा काशी का दर्शन करूंगा, काशी विश्वनाथ का, और प्रयागराज कुंभ में स्नान करूंगा और अयोध्या जाना है रामलला। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से यहाँ तक साइकिल से आए सर हम। हाँ, साइकिल से अकेले लगभग 700 किलोमीटर के आसपास, काशी के आसपास है सर। और काशी से 140 किलोमीटर प्रयागराज है। तो हमारा जो सफर है सर, डेली 100 किलोमीटर के ऊपर का सफर है साइकिल से, डेली 100 किलोमीटर। कब चले थे आप? 18 तारीख को चले थे सर अपन। 18 फरवरी को हम सुबह निकले 5 बजे घर से। और उसके बाद कल का जो सफर था तो हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। कल का जो सफर था हमारा 140 किलोमीटर का सफर साइकिल से किया हम अकेला। हाँ, ये बताइए, साइकिल पे आप मतलब फिर रात हो जाती तो कैसे रुकने उकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था? खाना का व्यवस्था ऐसा है सर, होटल से अपन साफ सुथरा जो है तो साफ सुथरा होटल देखते हैं, वहाँ अपने होटल में मिल गया, वहीं खा लेते हैं। और कई श्रद्धालु हैं जो अपने तरफ से देख के साइकिल से जा रहे हैं। श्रद्धालु अभी दुनिया में है, हिंदू धर्म जागृत अभी भी है, जो अपने से कई लोग खाने के लिए, कोई नाश्ते के लिए, कोई चाय के लिए पूछते हैं। ऐसी बात नहीं है, नहीं पूछने। हमारे हिंदू धर्म में इतना जागरूक है, जो हम साइकिल से निकले तो कहाँ जा रहे हो, रोक के पूछते हैं, चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। ये भक्ति है। साइकिल पे देखिए पूरा साथ सामान है, ये सब खाने पीने का। पीछे बैग है और बैग देखिए पूरा, ये आपका सामान रखा हुआ, कपड़े सब। हाँ सर, इसमें कपड़े है, कंबल है और चादर है और दरी है। एक नीचे कहीं भी मिलता है अपने को, जैसे होटल है, होटल वाले पूछ लेते सर किनारे में दरी लगा के सो जाए, तो हाँ बोले तो वहाँ सो जाते हैं। नहीं तो किसी का दुकान है वहाँ सटर, हाँ वहाँ सो जाते हैं। ये कब तक ये आपकी यात्रा पूरी हो? क्यों पिला देगा? कैसे पिला देगा? आज का दिन है। बहुत पी रखी थी। अरे आप कौन पापा का? इधर आओ बाबा, इधर आओ। क्या नाम है आपका? क्या बात है? आप बताओ, बेटा बिहाने आए थे या ड्रामा करने आए थे? ड्रामा ना करने। नहीं, ये बताओ, सही बात ये है, भले ही तुम्हारे बेटे कोई गलती हो, लोग कहते हैं ना कि सांप जो है कितना टेढ़ा चले, बेटे भी तो सीधा चलेगा। आज तो इसी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, है? और आज इसे दारू पी ली, यही तो गलती है। और ऐसे यार दोस्त नंगे हैं पिलाने वाले, उन्हें क्या अच्छा मान रहे हो? वो भी नंगे ही है। सब टूटो करो जो सब। अरे वो तो चले जाएंगे, गाड़ी चढ़ा दी था। चलो आप बताओ, आप क्या चाह रहे हैं? बर्तन भी टूटे। क्या चाह रहे हो? हम देखा शादी हो जाती तो नहीं साहब, अब ये बताएं, शादी हो, एक मिनट सुनो लला, नहीं शादी अगर हो गई, अगर कोई अकस्मात अगर कोई काम बिगड़ गया, कौन इसका जिम्मेदार होगा फिर? भाई अपने आप नहीं ना है, नहीं तो ना है। एक मिनट सुनो, हमारी आप हो ठीक, जिम्मेदार आप हो। हाँ, जिम्मेदार है। शाम को कहाँ चले गए आप? शाम को हम घर पर चले गए। शाम को आप यहीं थे? नहीं, घर पर चले गए। अरे शाम को यहीं थे। खाना खाया, ये गलत चीज है। हमने खाना खाया, खाना खा के निकल गए। चले गए, आए थे हम। अब आप रिश्तेदार होते हुए तब आप जिम्मेदार हो, जे पिता होते हुए इनकी जिम्मेदारी ना है। कल दिनांक 23/2/2025 को समय करीब सुबह 4 बजे थाना कुलड़िया को सूचना मिली कि ममता मैरिज लॉन नक्टी नारायणपुर में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान दूल्हा रविंद्र कुमार पुत्र बाबूराम, थाना परखेड़ा, जिला पीलीभीत, अत्यधिक शराब के नशे में है। थाना पुलिस मौके पर पहुंची, रविंद्र कुमार को थाने पर लाकर मेडिकल कराया व दुल्हन पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 धारा 352 BNS व 3/4 दहेज अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया व रविंद्र कुमार के खिलाफ 170 BNS की कार्रवाई की गई व अन्य विधिक कार्रवाई
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में जैक के पेपर लीक का मामला जमकर उछला। सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और सीबीआई जांच की मांग की। सबके हाथ में जो विपक्ष के सदस्य थे, बाबूलाल मरांडी उसका नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने उन सबके हाथ में कटआउट था कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ और पेपर वायरल हो रहा था साइंस और हिंदी का, जिसको बाद में रद्द भी करना पड़ा और उसके लिए एसआईटी की गठन की गई, सीआईडी की जांच जो है वो की गई, लेकिन ये मामला का लीपापोती होगा। अगर दूध का दूध और पानी का पानी करना है, तह तक जाना है, तो मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। वो इसलिए भी जरूरी है कि जिस तरह से पेपर वायरल हो रहा है, साफ है कि जहां पेपर की छपाई होती है यानी जड़ में करप्शन है, कहीं ना कहीं वहीं से इनको लगता है बाबूलाल मरांडी को कि वहीं से पेपर लीक हुई होगी। और वो तभी पॉसिबल है जब कोई रसूखदार यानी राजनीतिक गलियारे में जिसका वजूद बहुत बड़ा हो, वैसे लोग इसमें शामिल हों। तो ऐसे सूरत में दूध का दूध पानी के पानी करने के लिए जरूरी है कि सीबीआई जांच का आदेश हो। इसको लेकर विपक्ष ने बाहर भी प्रदर्शन किया और अंदर में भी प्रश्नकाल के पहले ये मुद्दा को जोरदार तरीके से उठाया गया। विपक्ष के जो सदस्य हैं वो बेल तक भी पहुंचे और इसके अलावा जो है कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया, यानी एडजॉर्नमेंट मोशन जो है वो राज सिन्हा जो विधायक हैं बीजेपी के उनके तरफ से और नीरा यादव की तरफ से लाया गया था और उसमें मांग की गई थी कि इस मुद्दे पे चर्चा किया जाए। हालांकि डीजीपी ने साफ तौर से कहा कि इस मामले में पुलिस ने जो कार्रवाई उससे उम्मीद की जा रही थी वो की है। इसमें जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी थी 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई, तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस ने अपना काम किया है। बावजूद इसके विपक्ष जो है इस मांग पे अड़ी हुई है कि जैक पेपर लीक जो हुआ है ये बड़ा मुद्दा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित मैट्रिक के जो इम्तिहान है जिसमें 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी अपीयर कर रहे हैं, ये एक बड़ा मामला है। लिहाजा सीबीआई जांच होना चाहिए क्योंकि इस तरह की पेपर लीक के जो मामले हैं वो राज्य मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का 2 दिनों का सत्र जो है वो अपने समापन की ओर है और निवेश के जो करीब 22,50,000 करोड़ रुपए के एमओयू और निवेश के प्रस्ताव हासिल हुए उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मोहन जी, मुख्यमंत्री जी की एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे पहले प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं, समापन अमित शाह कर रहे हैं, गृह मंत्री हैं, लेकिन इस बीच में लाखों करोड़ रुपए का निवेश जिसके प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिले हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हमको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन का मिला और जैसा कि उनने खुद ने कहा कि यही समय है, सही समय है। मध्य प्रदेश में वो संभावना है कि ये आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध राज्यों की श्रेणी में होगा और हमने भी तैयारी की है। हमारी सभी पॉलिसियां इतनी सरल की है कि बड़े पैमाने में निवेशकों की रुचि आई है। इस कारण से ये सफलता का आयाम भी दिख रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से हमारा रिस्पांस आया है और हम भी विदेश में रोड शो कर रहे हैं, अगर जमीन मांग रहा है तो हम विदेश में ही जमीन के आवंटन मध्य प्रदेश में उपलब्ध करा देते हैं। तो कोई भी निवेशक सबसे पहले इंडस्ट्री लगाने के लिए अपनी मूल भूमि की जरूरत मांगता है, बाकी व्यवस्था में सहयोग मांगता है, अलग अलग प्रकार की रियायतें मांगता है। हम सब तरह से तैयार हैं। एक कुंभ यूपी में हो रहा है, उसका भी समापन, एक कुंभ मध्य प्रदेश में हुआ, तो कैसे देखते हैं निवेश के इस महाकुंभ को? ये हमारा सौभाग्य है कि दोनों का समय एक है और महाशिवरात्रि का पर्व भी चल रहा है। लेकिन ये बात सही है कि व्यापार व्यवसाय करने के लिए जितनी तैयारी करना चाहिए, जैसी होमवर्क करना चाहिए, सरकार की चिंता जैसी होना चाहिए, उस ढंग से हमने किया तो इसका रिस्पांस अच्छा है। क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है, उसका हमारा अनुभव था और यही कारण है कि आज दूसरा दिन है और उत्साह कम नहीं हो रहा लोगों का। वही उत्साह जोश बरकरार है जो हमने सोचा था और उससे अच्छी स्थिति में हम पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री जाते जाते कह गए यही समय है, सही समय है मध्य प्रदेश में निवेश का। बिल्कुल सही कहा है और उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। तो सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र ये है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आता है। कोई कहीं का भी हो, कैसा भी हो, अगर अच्छा व्यापार व्यवसाय करेगा तो पूरे दुनिया को लाभ मिलता है।
एक अंतिम सवाल बस रहेगा मुख्यमंत्री जी, वो ये कि इन्वेस्टर समिट हमेशा इंदौर में होती थी, ये पहली बार भोपाल में हुई, बड़ी संख्या में यहाँ काम हुए, शहर और अब आपको दिल्ली विधानसभा में आज की हंगामेदार सियासत से खबरदार कर दें। आज पहले एलजी का अभिभाषण हुआ, जिसके दौरान ही आम आदमी पार्टी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने एक्शन लिया, आम आदमी पार्टी विधायकों को सदन से बाहर कर दिया। आप विधायक विधानसभा से बाहर जाकर धरने पर बैठ गए। मुद्दा बनाया अंबेडकर और भगत सिंह के अपमान का। आज ही केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट भी पेश हुई, जिसमें केजरीवाल और उनके सहयोगी फंसते दिख रहे हैं। आज तक को मिली जानकारी के अनुसार सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली की शराब नीति पर कहा गया है कि शराब नीति में खामियों के कारण सरकार को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ली गई थी, लेकिन उनकी सिफारिशों को माना नहीं गया। जिन कंपनियों की शिकायतें थीं या जो घाटे में चल रही थीं, उन्हें भी लाइसेंस दिए गए। कैबिनेट और उपराज्यपाल यानी एलजी से कई बड़े फैसलों पर मंजूरी नहीं ली गई। शराब नीति के नियमों को विधानसभा में पेश नहीं किया गया। कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने जो लाइसेंस वापस लिए, उन्हें फिर से टेंडर प्रक्रिया के जरिए आवंटित नहीं किया, जिससे 890 करोड़ का नुकसान हुआ। जोनल लाइसेंस धारकों को छूट देने से 941 करोड़ का और नुकसान हुआ। सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि ठीक से न वसूलने के कारण 27 करोड़ का नुकसान हुआ। शराब की दुकानें हर जगह समान रूप से नहीं बांटी गईं। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन रोकने के पीछे 3 लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले झारखंड विधानसभा में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्रनाथ टैगोर के वंशज। यहाँ पे एक रमणीक स्थल है टैगोर हिल, और इनकी व्यथा ये है कि उसको अब अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, यानी जो पोचर्स है और इनक्रोचर्स जो है वो उसको कहीं न कहीं कब्जा कर रहे हैं, और इस बात को लेकर ये काफी आहत है। और यहाँ पे ये पहुंचे हैं, डीजीपी से इन्होंने मुलाकात की है। इनको हम आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। योर गुड नेम प्लीज। मेरा नाम है प्रदीप टैगोर। हाँ, मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी का बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर के वंशज हूँ। हाँ। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी इंडिया का, भारत का प्रथम ICS ऑफिसर थे, और वो रांची में मोराबादी हिल में 2 मकान बनाए थे और ऊपर एक मंदिर भी बनाए थे। और मेरा ग्रैंडफादर सुरेंद्रनाथ टैगोर जी भी वहाँ रहते थे। तो इसलिए हमारा रांची की कांटेक्ट बहुत पुरानी है। लेकिन अभी हम कलकत्ता से आए, हमारे यहाँ कुछ और भी प्रॉपर्टी है, लैंडेड प्रॉपर्टी, उसके लिए कुछ कोर इशू क्या है, उसको इनक्रोच किया जा रहा है। हाँ, उसको ट्रेस्पास है, इसीलिए हम थोड़ा देखने के लिए आए। और ये डीजीपी साहब से भी और थोड़ा अनुरोध करेंगे कि उसके बारे में कुछ देखभाल किया जाए, ताकि हमें कुछ न्याय मिले। इसलिए और भी आगे इधर आके आपका सुपर एनिमेशन हो चुका। आप क्या करते थे आप? मैं साइंटिस्ट था इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। वो हमारे प्राक्तन प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी वहाँ थे, वो हमारे से सीनियर थे। लेकिन वो एक ही साथ हम काम करते थे। त्रिवेंद्रम में थी उस टाइम में। तो अभी तो मैं रिटायर हो गया। तो
अभी मैं ऐसे ही देखा तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आपका जो भी आपका प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल जो है ट्रेपासिंग फ्री हो, वो फ्री हो ट्रेसपासर्स से, ताकि हम तो उम्र वाले हो जाए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कम से कम थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं जो उनके खानदान का प्रॉपर्टी था। बिल्कुल। तो आप लोगों की मुलाकात हुई डीजीपी से, उन्होंने कुछ एश्योरेंस दिया कि नहीं? कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के बेटे का कहना है कि एनडीए के साथ ही जेडीयू भी इसका ऐलान करे। ये बयान इसीलिए अहम है क्योंकि कल भागलपुर में प्रधानमंत्री की सभा थी, जहां यह माना जा रहा था कि नीतीश का नाम लेकर उनके नेतृत्व में ही 8 महीने बाद होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये ऐलान नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को इतना जरूर है कि लाडला मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। अब नीतीश कुमार के बेटे, जिनके अभी सियासत में आने की चर्चा कई दिनों से हो रही है, वो कह रहे हैं कि गठबंधन में बीजेपी साथ है तो लाडला तो कहेगी, साथ में एनडीए को नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करना चाहिए। बिहार आए थे और उन्होंने आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा काम किया उन्होंने जी। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारी सरकार किसानों के बारे में सोचती है। ये आप जैसे छोटे किसान हैं जिनको पहले सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प कर लेते थे, लेकिन ये मोदी है, ये नीतीश जी है जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। पटना से हमारे संवाददाता रोहित सिंह इस समय जुड़ रहे हैं। रोहित, निशांत कुमार की तरफ से जो बात कही गई है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल लाडला मुख्यमंत्री तो कह दिया, लेकिन क्या जेडीयू को यह संशय है या फिर नीतीश कुमार के रुख को लेकर हम दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी है। सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े सरस्वती विहार हिंसा के मामले में उम्र कैद की सजा दी गई। दूसरी बार सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हुई है। अदालत ने 21 फरवरी को सजा पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा था और आज ये सजा अदालत की तरफ से सज्जन कुमार को सुना दी गई है। 2 लोगों की हत्या सरस्वती विहार में कर दी गई थी। ये दोनों पिता पुत्र थे और सज्जन कुमार उस भीड़ में शामिल थे जिस भीड़ ने इन दोनों पिता पुत्र की हत्या की थी। सज्जन कुमार पर यह आरोप है कि इन 2 सिख नागरिकों की हत्या के लिए उन्होंने भीड़ को उकसाया था। वो भीड़ को लीड कर रहे थे और तभी उन दोनों की हत्या कर दी गई थी। तो इस बड़े मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद। जसवंत सिंह और उनके बेटे तरणदीप सिंह, ये 2 पिता पुत्र थे जिनकी 1 नवंबर 1984 को हत्या कर दी गई थी। सृष्टि ओझा हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। बताइए सृष्टि, सजा सुनाते समय अदालत ने क्या कहा? जी, कोर्ट ने आज सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है एंटी सिख राइट्स के इस एक मामले में, जिसमें उस समय नवंबर 1, 1984 में 2 सिखों की बाप बेटे जो थे उनकी हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने इस मामले में पहले सज्जन कुमार को कन्विक्ट किया था काफ़ी सारी ऑफेंसेस के लिए, जिसमें एक है मर्डर। इसके लिए आज उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हम दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट के सामने हैं। अगर आप यहाँ पर जो विजुअल्स देखेंगे कोर्ट के बाहर के, जो विक्टिम्स की फैमिलीज हैं
हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनकी मांग है कि डेथ पेनल्टी इस मामले में। पीड़ित के परिवार आपके साथ हैं, इन लोगों से बात कर सकती हैं, संतुष्ट हैं खबर से? जी बिल्कुल नहीं। इनका कहना है, सारी जो पीड़ित के परिवार यहाँ पे मौजूद है, उनका कहना है कि डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। तो हम बात करते हैं। सर, उम्र कैद की सजा दी है, डेथ पेनल्टी की मांग की थी आप लोगों ने, आप कैसे देखते हैं? नहीं मैडम, हम तो ये चाहते थे कि आज इसको फांसी हो कम से कम। उम्र कैद की तो लाइफ टाइम की पनिशमेंट दे चुका दिल्ली हाई कोर्ट इसको, लेकिन हमारे साथ तो यही हुआ हर बारी। जब सजा सुनने को आए जी उम्र कैद, चाहे किसको 10 साल किसको 8 साल, इससे हम खुश नहीं मैडम। हम तो खुश तब होते हैं जब फांसी लगते। हमारे घर के 6 आदमी जिंदे जला दिए और मेरे भाई विधानसभा में आज का दिन हंगामेदार रहा। आज पहले एलजी का अभिभाषण हुआ, जिसके दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने एक्शन लिया और आप विधायकों को सदन से बाहर कर दिया। आप विधायक विधानसभा से बाहर आकर धरने पर बैठ गए। मुद्दा बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के अपमान का। आज ही केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट भी पेश हुई, जिसमें केजरीवाल और उनके सहयोगी फंसते दिखाई दे रहे हैं। ये जो सीएजी रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश हुई है, उसे लेकर जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है। आज तक को मिली जानकारी के अनुसार सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली की शराब नीति पर सीएजी आकलन है। सूत्रों के अनुसार सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब नीति में गड़बड़ियों के कारण सरकार को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ली गई थी, लेकिन उनकी सिफारिशों को माना नहीं गया। जिन कंपनियों की शिकायतें थी या जो घाटे में चल रही थी, उन्हें भी लाइसेंस दे दिए गए। कैबिनेट और उपराज्यपाल यानी कि एलजी से बड़े निर्णय पर मंजूरी नहीं ली गई। शराब नीति के नियमों को विधानसभा में पेश भी नहीं किया गया। कोरोना के नाम पर 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस को माफ कर दिया गया, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने जो लाइसेंस वापस लिए, उन्हें फिर से टेंडर प्रक्रिया के द्वारा आवंटित नहीं किया गया, जिससे 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जोनल लाइसेंस धारकों को छूट देने से 941 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि ठीक न वसूलने के कारण 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शराब की दुकानें हर जगह समान रूप से नहीं बांटी गई। तो ये वो विभिन्न सिफारिशें थी। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि घोटालों को जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने घोटाले के आरोपी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेज प्रताप यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, उनकी बेटी हेमा यादव समेत सभी 11 आरोपियों को समन जारी कर दिया है। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव समेत 78 आरोपियों के विरुद्ध फाइनल चार्जशीट दाखिल की थी। 78 आरोपियों में 30 सरकारी कर्मचारी हैं। सीबीआई की फाइनल चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए राउज रेवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों को समन जारी किया। सभी आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 11 मार्च को पेश होने का आदेश दिया। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए घोटाले को अंजाम दिया। इसके तहत रेलवे में नौकरी के नाम पर लालू प्रसाद यादव ने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई। जमीन के बदले मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर में रेलवे जोन में लोगों को नौकरियां दी गईं। 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे और उस दौरान जमीन लेकर रेलवे में ग्रुप डी में लालू प्रसाद यादव ने नौकरी दी और लालू ने नौकरी के बदले लालू के परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन अलॉट करवाई। रिश्वत के तौर पर कौड़ियों के भाव जमीन ली गई है। लालू परिवार को समन जारी होते ही बिहार में लड़ाई तेज हो गई। जेडीयू ने कहा कि जब करोड़ों की संपत्ति लालू परिवार के पास है तो समन का सामना भी तो वही करेंगे।
अरे तो लालू जी को परिवार को सम्मन जारी होना, ये तो लालू जी को कोर्ट में हाजिरी होना परिवार का। तो संपत्ति 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूराब बनाइएगा पटना में, 468 करोड़ का भी है, 156 करोड़ का दिल्ली में को फ्रेंड्स कॉलोनी बंगला में है। तो सम्मन उन्हीं को न होगा, दूसरा को सम्मन होगा। देखिए, माननीय न्यायालय का जो आज फैसला आया है, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सब दिन माननीय न्यायालय का सम्मान किया है। ये कानूनी रूप से जवाब दिया जाएगा, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन ये जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही भाजपाई, तो किस तरह से जांच एजेंसियों के माध्यम से आईटी, ईडी, सीबीआई भेजकर विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है, ये पूरा देश जानता है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को परेशान करने का, चूँकि बिहार में चुनाव है, तो ये सब किया जा रहा है। माननीय न्यायालय में जवाब दिया जाएगा, लेकिन जनता धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं जहां आज के शानदार एलजी एड्रेस के लिए मुख्यमंत्री साहिबा को और उनके पूरी काउंसिल को दिल की से बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, और मैं समझता हूं बहुत शानदार एलजी एड्रेस जो है आज इस सदन में आया, उसके ऊपर विस्तार पे चर्चा जब एलजी एड्रेस शुरू होगी हम करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं और निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे बड़ा लोकतंत्र का बाबा साहब के जो ठेकेदार बन रहे हैं, बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर करने का कोई काम नहीं हो सकता कि आपको 15 मिनट ये समझाने में लगा है, आपको ये बोलना पड़ रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट जो है हम रख रहे हैं जैसे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये संविधान की प्रक्रिया है, जिस परिकल्पना, जिस लोकतंत्र की परिकल्पना बाबा साहब ने करी थी, जब संविधान को फ्रेम किया गया था, तो उसमें एक नेचुरल कोर्स में है कि कोई भी सरकार की मर्जी नहीं है कि वो सीएजी की रिपोर्ट रखे या ना रखे, मैंडेटरी है। ये विधानसभा बनी इसलिए, और इस विधानसभा का अपमान हो जिस सदन के अंदर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट चली हो, उस पार्लियामेंट वाले सदन में दिल्ली की विधानसभा चल रही है। हम लोग सब जो है सौभाग्यशाली हैं, और उस विधानसभा में आप 2017 में कह रहे हो, लेकिन आप उसका इस बात पे समझिए कि 2015 में इनकी सरकार बनी, यानी कि इनकी सरकार बनने के बाद इन्होंने सुनिश्चित किया कि एक भी सीएजी रिपोर्ट इनके सरकार के कार्य करने की जो है इस सदन में ना है। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा जो है लोग आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया आज बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के। ठीक है सुशांत, लौटेंगे आपके पास। लवली जी ने ये मुद्दा उठाया था कि जिस सीएजी रिपोर्ट को लेकर पूरा आंदोलन शुरू हुआ, दरअसल अब उसी को लेकर आम आदमी पार्टी ढक रही है इस पूरे मामले को। इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा में अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर को लेकर जमकर हंगामा किया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के दफ्तर से ही ये दोनों तस्वीरें हटा दी गई। हालांकि दिल्ली की सीएम का यह कहना है कि तस्वीरें हटाई नहीं गई, बल्कि उसे दूसरी जगह प्रोटोकॉल के हिसाब से लगाया गया। एलजी के अभिभाषण के दौरान भी हंगामा करने पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के 12 विधायकों को सदन की कार्रवाई से दिन भर के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद आपके विधायक सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। इनको बाहर करिए, पूरे दिन के लिए बाहर करिए कादियान जी को, पूरे दिन के लिए बाहर। इनको पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए, मार्शल दोनों को बाहर किया जाए। कुलदीप कुमार को बाहर करिए, बाहर करिए, दोनों को बाहर करिए। चौधरी जुबैर अहमद को बाहर करिए। आतिशीन सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए, बाहर करिए। और जब सदन से निष्कासन हो गया, उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस तरीके से प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर और साथ ही भगत सिंह की तस्वीर को सीएम दफ्तर में दोबारा लगाया गया। हालांकि सीएम की ओर से खुद ये साफ कर दिया गया है कि दोनों तस्वीरों की सिर्फ पोजीशन चेंज की गई है, वो अभी भी उनके दफ्तर में मौजूद है। आज बीजेपी कह रही है कि आप लोग सीएजी कैसे आप देख रहे हो, मुद्दा हटाने के लिए एक्चुअली इशू रेज बाबा साहब की तस्वीर लगा दें वापस, बाबा साहब की तस्वीर अपने ओरिजिनल स्थान पर लगा दें। तो आप कहते हो कि इसी ये लोग कल बीजेपी ने फोटो जारी की कि वो अभी भी तस्वीर है, उनका कहना है कि आप लोग उनकी तो पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है, जहां एक चीफ सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी है सभी डिप्टी कमिश्नर्स को। वहीं आज लुधियाना में भी एक बुलडोजर एक्शन किया है किसी नशा तस्कर के घर, उसका एक पार्ट जो है वो गिरा कर। तो हमारे साथ हैं बीजेपी के फॉर्मर प्रेसिडेंट अश्विनी कुमार जी, जो भी एमएलए भी हैं। अश्विनी जी, आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि नशे के खिलाफ एकदम गेयर अप है पंजाब सरकार, चिट्ठी भी लिखी है डीसीज को और बुलडोजर एक्शन भी शुरू किया। ऐसा है कि दिल्ली की हार की हताशा है और दिल्ली की हार की कंपन पंजाब तक आई है। पंजाब के लोगों का आम आदमी पार्टी से विश्वास और मोह भंग हो चुका है, लेकिन नशे को लेकर पंजाब त्रस्त है, ग्रस्त है। 3 साल आंखें बंद करके ये सरकार बैठी रही और आज की कार्रवाई भी मुझे लगता है केवल रस्म अदायगी तक ना रहे। पंजाब में अगर नशे को समाप्त करने में ये सरकार संजीदगी है, इस सरकार में, तो बड़े बड़े मगरमच्छों तक पहुंचना पड़ेगा, गंभीरता से मुहिम को चलाना पड़ेगा। केवल समाचार पत्रों की सुर्खियां बनने से कुछ नहीं है। और जो वो कार्रवाई हुई है, बीजेपी का मानना है कि नशे को लेकर, टेररिज्म को लेकर पूरी जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। तो सरकार ऐसा कोई भी कदम अगर उठाती है तो वो उसकी हम प्रशंसा ही करेंगे, लेकिन इनके ऊपर नजर भी रखेंगे, क्योंकि ये बोलते कुछ है करते कुछ है, कि ये कार्रवाई क्या अंतिम अंत तक लेके जाएंगे, क्या मेरे पंजाब को नशा मुक्त कर पाएंगे। पंजाब का नौजवान खेत में देखा जाता था, बॉर्डर पे देखा जाता था, खेल के मैदान में देखा जाता है, लेकिन आज वही नौजवान पंजाब का जो है वो नाली में गिरा हुआ दिखता है। नशे का इतना बुरा हाल है। अश्विनी जी, एक नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर, उसको लेकर जो रेजोल्यूशन आ रहा है, आप भी विधानसभा मेंबर है, तो किस तरह देखते हैं उसको? फार्मर्स ने भी बोला कि रिजेक्ट किया जाए। ये सरकार ने दिल्ली की हार से कोई सबक नहीं सीखा। भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना इनकी आदत है। मेरे को बताओ कि केंद्र ने एक ड्राफ्ट इनको भेजा, सभी स्टेट को भेजा। केंद्र कोई भी नीति बनाता है, राय पूछता है, आपने उस ड्राफ्ट में अपनी राय दे दी, उसके बाद पवित्र सदन में उसको लाने की जरूरत क्या है? आप तो अपनी राय ऑलरेडी दे चुके हो। ये केवल और केवल खोखली राजनीति है और भ्रम फैलाने की राजनीति है। लेकिन पंजाब के लोग समझदार हैं, वो इनकी हर नीति को समझते हैं। अंतर्गत उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। हाँ, जहां से रिक्वेस्ट आती है कि पैसा और आवश्यकता पड़ रही है, उन्हें अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी मानव क्षति वह परिवार की क्षति होती है, लेकिन साथ साथ समाज की और प्रदेश की क्षति भी है। हम इस भाव के साथ काम कर रहे हैं। जहां तक आपने इस बात को कहा, मेडिकल कॉलेजेस के बारे में आपने कहा, आप याद करिए, आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 17 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट क्षेत्र में बन पाए थे, और आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार को किया है। आपने कहा कि साहब इसमें जो है प्रोफेसर नहीं है, मेडिकल कॉलेज बने हैं, बहुत सारी जगह हम लोगों ने वहां पे अच्छे चिकित्सा शिक्षक वहां पे तैनात किए हैं। बहुत सारी जगह जिलाधिकारियों को भी अधिकार दिए गए हैं कि अगर अच्छे चिकित्सक मिलते हैं, अच्छे डॉक्टर मिलते हैं, तो उनकी भी तैनाती जिलों में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, पीएससी सीएससी में उनकी तैनाती करने की व्यवस्था की जाए। मेडिकल कॉलेज में अच्छी फैकल्टी हो,
सुपर स्पेशलिटी के ब्लॉक बने, इस पर भी तेजी के साथ कार्य हो रहा है। इसके अलावा हर रविवार को हर पीएससी स्तर पर एक मुख्यमंत्री आरोग्य मेला भी लगता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी स्कीम है, इन स्कीम का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो सके, यह कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। हर जिले में डायलिसिस की सुविधा, फ्री में सुविधा उपलब्ध करने की व्यवस्था की गई है। हर जिले में ब्लड बैंक को ब्लड प्लेटलेट्स की सुविधा वहां मिल सके, ब्लड एनालिसिस की सुविधा वहां प्राप्त हो सके, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। मेडिकल कॉलेजेस के साथ पैरामेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई भी हो सके, जिससे टेक्निकल स्टाफ भी उसके साथ मिल सके, ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं। और ऐसी पीजीआई में जो आप आंकड़े दे रहे थे, मुझे लगता है कि वो तथ्य पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन जो है वो जारी है और आज प्रगट सिंह जो कांग्रेस के एमएलए ने इंपॉर्टेंट इशू उठाया। अभी अरविंद केजरीवाल को, आप सुप्रीमो जो हैं, उनको पंजाब पुलिस की सुरक्षा जो दी गई है उसका इशू जो उठाया गया है। हमारे साथ हैं प्रगट सिंह सर, आपने इशू उठाया है कि दिल्ली के जो फॉर्मर सीएम हैं उनको पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी दी गई है, तो इस पर आपको क्या ऑब्जेक्शन है? सीरियसली नहीं, देखो, किसी भी देश के किसी भी सूबे के चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी का इशू जहाँ उस स्टेट का होता है, जहाँ जो है होम मिनिस्ट्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो देखती है, क्योंकि भगवंत मान तो गाहे बगाहे पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। ये कहते हैं कि हमने तो एक बार ममता बनर्जी को भी सिक्योरिटी दी थी तो और उनसे पैसे जमा करवाए थे। मैंने यही क्वेश्चन किया है कि आपने उसको कहाँ, कब से लेके कब तक सिक्योरिटी दी है, और केजरीवाल ने पंजाब के खजाने में कौन से पैसे जमा कराए हैं, वो हाउस को जो है उसके बारे में बताया जाए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम जो पुलिस का मिसयूज कर रहे हैं, हम इसको पुलिस स्टेट बना रहे हैं, ये कहीं भी पंजाब की फेवर में नहीं है और पंजाब की डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है। पंजाब के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हरपाल चीमा, उन्होंने आज एक इशू रेज अप किया। उन्होंने बोला कि कंडेम करके रेजोल्यूशन लाना चाहिए कि बी आर अम्बेडकर की तस्वीरें जो हैं वो दिल्ली से हटाई जा रही हैं सरकार बदलने के बाद। तो आपके जो एलओपी उन्होंने भी सपोर्ट किया। हाँ, डेफिनेटली, अगर उनकी मानसिकता तो इससे दिखती है, क्योंकि पीछे होम मिनिस्टर साहब ने जो अमित शाह जी है उन्होंने भी काफ़ी बोला था। और मेरा ख्याल है कि हमें बिल्कुल इस बात पे सहमति जताई है एज ए ओपोजिशन भी, और मेरा ख्याल हम डिबेट करने के लिए भी इस पे तैयार हैं। अब हमने देखा है थोड़ा गेयर अप हुई है पंजाब सरकार ड्रग्स के खिलाफ। कैप सेना ने भी चिट्ठी लिखी सभी डीसीज को। आज एक बुलडोजर एक्शन हो गया है, किसी ड्रग्स स्मगलर के घर के बाहर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन को बुलडोजर से गिरा दिया है। तो किस तरह देखते हैं ये पंजाब सरकार का जो अब ये 3 साल मेरा ख्याल सोई हुई सरकार सी, नॉन फंक्शनल सरकार है। ये अभी भी जो है कि मेरा ख्याल कोई इनका कोई प्रॉपर थॉट प्रोसेस भी नहीं है। इनको ये भी नहीं पता कि सरकार चला कौन रहा है। भाई भगवंत मान तो मेरा ख्याल सरकार नहीं चला रहे, कोई और ही चला रहा है। सो इसलिए ये एब्रप्टली कुछ ना कुछ सोए हुए उठते हैं और ऐसी बातें करते हैं। क्योंकि कल इनके जो जौड़ा माजरा है, जो फॉर्मर मिनिस्टर भी है, वो बात एक बड़े उलटफेर की, चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान बाहर हो गया। तो आखिरी मैच खेलने से ही मेजबान टीम बाहर हो गई है। पाकिस्तान के बाहर होने से अब उनके फैंस को झटका लगा है। खिताब बचाने उतरा था पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन 2017 में जो पाकिस्तान ने ये ट्रॉफी जीती थी उसके बाद उनके फैंस की उम्मीदें और बढ़ गई थी कि इस साल भी वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। बांग्लादेश पर न्यूजीलैंड की जीत के साथ ही पाकिस्तान के अब जो उम्मीदें थी उन पर पानी फिर गया है। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये अंक तालिका है, इसमें देखिए सबसे आगे न्यूजीलैंड है, दूसरे नंबर पर भारत है। नेट रन रेट के हिसाब से न्यूजीलैंड भारत से आगे है।
तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर सुरंग की छत का एक हिस्सा ढहने से 8 लोग अंदर फंसे हुए हैं। ये घटना नवंबर 2023 में उत्तराखंड सिलकियारा सुरंग ढहने की याद दिलाती है, जिसमें 41 श्रमिक अंदर फंस गए थे। हालांकि ये दोनों मामले करीब करीब एक जैसे हैं, लेकिन तेलंगाना में ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की दरकार नजर आ रही है। उसमें घटने की वजह से बता रहा हूँ कि मेरे जो भी साथी था वो 8 आदमी अंदर में फंस गया है। उसमें हम लोग भी गए थे साथी में काम करने के लिए, मतलब कि उतना जानकारी नहीं था, हम लोग की चल गए वहाँ। उसके जाने के बाद में वहाँ मोल्ड गिरने चालू हुआ पानी के। पहले से पता था कि वो लोग को कि हाँ यहाँ कुछ है, लेकिन वो लोग नहीं समझा। 22 फरवरी से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। सबसे पहले एनडीआरएफ गाद और मलबे को साफ करने के लिए कंक्रीट के मलबे को काटने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए खास उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना को तकनीकी और संचार सहायता के लिए तैनात किया गया है, जबकि भारतीय नौसेना के पास जलमग्न सुरंग की एंट्री पॉइंट को नेविगेट करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये सर हमारी पूरी डाइविंग टीम है इंडियन नेवी की। हम इधर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजा गया। हम कल रात को पहुंचे थे यहाँ पे। अच्छा, अभी तक कुछ आइडिया नहीं है अंदर क्या सीन है। अभी तक तो इन्फॉर्मेशन मिली उस हिसाब से अंदर पूरी मिट्टी भरी हुई है, तो वहाँ पे अभी मिट्टी क्लियर करने का काम चल रहा है। वो आर्मी और एनडीआरएफ वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद अगर जब पानी होगा तो हम पानी के अंदर ऑपरेशन करेंगे। लास्ट टाइम अभी किया था असम में, जो अभी हुआ था कोल माइन ट्रेजेडी हुआ था, उसमें ये सारे मैक्सिमम हमारे डाइवर्स गए थे और उन्होंने वहाँ पर सक्सेसफुल ऑपरेशन किया था। राज्य के स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड यानी सुरंग की संरचना और संभावित जोखिमों का आकलन करने में रेस्क्यू टीम की मदद कर रही है। हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी हाइड्रा को भी मौके उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे वीडियो लगाया है जिसमें माननीय योगी जी के फोटो पर वो रख के बिरयानी खा रहा है और मांस का टुकड़ा जो है वो उनके मुंह में लगाने का काम कर रहा है और उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। हमने इसी विषय में आज सिविल लाइंस थाने में इंस्पेक्टर जो है माननीय मनीष सिंह जी, उनसे मिलकर अपना एक शिकायत पत्र दिया और उस पर मुकदमा लिखवाने के लिए हमने आग्रह किया है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको पता है, आप लोग सब लोग समाज में काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मोहम्मद साहब पे टिप्पणी करी थी भाजपा की एक नेता नुपुर जी ने। उसके समर्थन में एक कन्हैया लाल जी थे राजस्थान के, उन्होंने एक छोटा सा पोस्ट समर्थन में पोस्ट कर दिया था। इसी मुस्लिम समाज ने उनकी गर्दन उतारने का काम किया था। क्या मुसलमान समाज हमें इतना कमजोर समझता है, इतना हमें असहाय समझता है कि हमारे मुख्यमंत्री तो वह हैं ही, भाजपा के नेता वो हैं ही, लेकिन जो हमारी पूज्य गौरक्ष पीठ है उसके पीठाधीश्वर भी हैं। तो मुसलमान समाज क्या हमें इतना असहाय समझ रहा है कि हमारे पीठाधीश्वर की फोटो पर मास्क लगाने का काम करेगा, उनके लिए अभद्र टिप्पणी करने का काम करेगा और हम हंसाते रहेंगे। लेकिन हिंदू समाज जो है वो सदा से सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता आया है। इसीलिए हम अपने कानून में विश्वास रखते हुए उचित माध्यम से हमने शिकायत करी है और आग्रह किया है कि इस केस में मुकदमा दर्ज करके उस पर कार्रवाई हो। आप तो दिल तौर पर उस पर कार्रवाई चाहते हैं? जी, हम चाहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो और जो भी उपयुक्त धारा है उसमें उस पर मुकदमा दर्ज होकर उसको जेल भेजने का काम। कौन है, जानकारी मिल पाई है? नाम हमें पता है, लेकिन निवेदन करूंगा कि उसका नाम ना खोला जाए। ये कानून का काम है। अगर हम जैसा कोई भाई हिंदू समाज का वो आहत हो गया तो उस पर व्यक्तिगत रूप से कोई कार्रवाई हो सकती है। हम चाहते हैं कि कानून उसे सबक सिखाने का काम करे, इसीलिए उसका नाम हम आपके चैनल से भी नहीं बताने का काम। शिकायत पत्र में उसका नाम और पता जो है तो पुलिस को लिख के दे दिया गया। तो जो आपने शिकायत पत्र दिया है जी, क्या उसने व्हाट्सएप पे लगा रखा था या व्हाट्सएप आपने किस तरीके से देखा? उसके व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा था, वहां से किसी ने वो रिकॉर्ड करके हमें भेजा, फिर उससे उसके व्हाट्सएप नंबर पे ही कॉल करके जिस नंबर से उसको उसने स्टेटस लगाया था उससे आग्रह भी किया गया कि इस स्टेटस को हटा ले। आपने बातचीत करी? नहीं, मैंने नहीं, जिस व्यक्ति ने उसका स्टेटस ये रिकॉर्ड करके भेजा था, मुझे शिकायत करी थी मेरे से, उसने बात करी। उसने बात करके उससे कहा भी कि आप इसको हटा लीजिए, तो उससे द्वारा ये कहा गया कि
आप चाहें पुलिस में शिकायत कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र पुलिस की एलीट कमांडो फोर्स 1 ने एक बार फिर से अपना लोहा मनवा लिया। गुरुग्राम में 15वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता में फोर्स 1 चैंपियन बन गई। इस प्रतियोगिता में कई राज्यों के पुलिस बलों, पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे एनएसजी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ के कमांडोज टीमों ने हिस्सा लिया। जीत के बाद फोर्स 1 के जवानों का जोश काफी हाई है। ये हैं महाराष्ट्र पुलिस की इलीट कमांडो फोर्स 1 के जवान। इनके हौसलों के आगे आतंकी भी घुटने टेक देते हैं। इस समय फोर्स 1 के जवानों का जोश इसलिए भी हाई है क्योंकि गुरुग्राम में आयोजित 15वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता में फोर्स 1 चैंपियन बनकर आए हैं। गुरुग्राम से जब ये चैंपियन आज सुबह मुंबई लौटे तो रेलवे स्टेशन पर फोर्स 1 के एडीजीपी कृष्ण प्रकाश ने उनका जोरदार स्वागत किया और उनकी पीठ थपथपाई। 8 फरवरी से 22 फरवरी के बीच हुई इस प्रतियोगिता में कई राज्यों के पुलिस बलों और पैरामिलिट्री जैसे एनएसजी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ की कमांडो टीमों ने हिस्सा लिया था। जीत के बाद इन जवानों का हौसला देखते ही बन रहा है। फोर्स 1 कमांडोज ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जय और जय महाराष्ट्र के नारे लगाए तो पूरा रेलवे स्टेशन मंत्रमुग्ध हो गया। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ 84 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ? 84 ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਘਰੋਂ ਬਘਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਇਹ ਨਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਉਸਨੇ ਭਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਜੜ ਗਏ ਆ ਉਹ ਨਾ ਜੀਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮੋਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਾ ਚ ਜੀਵੇ ਆ ਨਾ ਜੀਂਦਿਆਂ ਚੋਂ ਨਾ ਮਰਿਆ ਚੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ पासा पलट सकते सी। जिंदगी असर ही उन्हें कटी है। बहुत अच्छा फैसला है जो मानयोग अदालत ने फैसला किया है आज, बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि इन लोगों को जो उम्र कैद हुई है, इन लोगों ने अपराध ही इतने किए थे कि वो अपराध का जो घड़ा भर चुका है। 41 साल बहुत होते हैं, 41 साल का समय के बाद जो इंसाफ की एक किरण जागी थी, जो वो इंसाफ हुआ है आज। और कम से कम सजा तो इन लोगों को फांसी की चाहिए थी, क्योंकि जैसा इन्होंने काम किया था, जो इन्होंने फसल बोई थी, वो आज काटने का समय आ गया। अब इन लोगों को पता चलेगा कि अपराध कैसे किया जाता है और देश को तोड़ने वाले कैसे इस लाखों के पीछे जाते हैं, क्योंकि उस समय इन लोगों ने सड़कों पे लोगों को जलाया
और छोटे छोटे बच्चियों की इज्जत लूटी। और क्या काम इन लोगों ने किए, गले में टैर डाल डाल के लोगों को जलाया गया। और ऐसा नरसंहार इन लोगों ने किया कि आज जो मानयोग अदालत ने फैसला सुनाया है बहुत अच्छा फैसला है। ठीक है, देर लगी है और अच्छा फैसला है, मैं उस फैसले का स्वागत। पिछले कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट पर शेयर बाजार में मंगलवार को रोक लगी, जिससे सेंसेक्स मामूली बढ़त पर जबकि निफ्टी हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। वित्तीय और दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में खरीदारी से बाजार में तेजी रही। बाजार में सतर्कता का माहौल बना हुआ है। निवेशक दुनिया भर के बाजारों पर नजर रखते हुए वेट एंड वॉच की नीति पर चल रहे हैं। बीएसई सेंसेक्स 147 अंक बढ़कर 74,602 पर, जबकि एनएसई निफ्टी 5 अंक गिरकर 22,547 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, जोमेटो और नेस्ले इंडिया सबसे ज्यादा बढ़त में रहे, जबकि सन फार्मा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, टीसीएस, टेक महिंद्रा और एशियन पेंट्स सबसे ज्यादा गिरे। The news coming from the US is not very encouraging. Tariffs schedule for Mexico and Canada being maintained by President Trump, giving a scare of inflation once again. Because if America keeps levying tariffs like this, well, apart from leveling the playing field with regard to bilateral trade with other nations, what it would end up doing is pumping inflation, because goods are going to become expensive, and inflation means no reduction in Fed rates or delayed reduction of Fed rates. मीडिया, दूरसंचार और ऑटो शेयरों ने बाजार की गति की अगुवाई की, जबकि रियलिटी, मेटल, तेल और गैस, आईटी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पूंजीगत सामान के शेयरों ने बाजार को नीचे खींच लिया। टोक्यो, शंघाई, हांगकांग और सियोल सहित सभी एशियाई बाजार गिरावट के साथ बंद हुए।
यूरोपीय बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजार सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 6,286 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे। दिल्ली की नई विधानसभा का पहला सत्र भारी हंगामे के साथ शुरू हुआ। विधानसभा में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सीएजी की पेंडिंग रिपोर्ट को सदन में पेश किया गया। इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली में बड़े शराब घोटाले की बात सामने आई है। कैग की ऑडिट रिपोर्ट में 2017-18 से 2020-21 तक की 4 साल की अवधि के दौरान दिल्ली की शराब पॉलिसी में हुए नुकसान का बड़ा खुलासा हुआ है। विधानसभा में पेश इस रिपोर्ट के अनुसार शराब नीति में बदलाव के कारण सरकार को 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में 2017-18 से 2021-22 के बीच शराब के रेगुलेशन और सप्लाई की जांच की गई। साथ ही 2021-22 की आबकारी नीति की भी समीक्षा की गई, जिसमें 2000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की बात सामने आई है। हालांकि इस नई शराब नीति को सितंबर 2022 में वापस ले लिया गया था। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस नीति को लागू करते समय कई गंभीर अनियमितताएं की, जिससे सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। अब इस पर हंगामा शुरू हो गया है। इस पूरी रिपोर्ट की एक हाईलाइट्स पर नजर डालें तो गैर अनुरूप क्षेत्र में शराब की दुकानें न खोलने से 941.53 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। छोड़े गए लाइसेंस को रीटेंडर न करने से सरकार को 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोविड-19 के नाम पर लाइसेंस की छूट देने से 144 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को हुआ। सिक्योरिटी डिपॉजिट सही से कलेक्ट न करने के कारण सरकार को करीब 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब सीएजी की रिपोर्ट को लेकर सदन या फिर सड़क पर इतना हंगामा हो रहा है। इससे पहले भी कई बार सीएजी की रिपोर्ट पर सरकारों को सफाई देनी पड़ी है और उसे विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा कई ऐसे मौके भी आए जब सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा या फिर जेल जाना पड़ा। राजनीतिक नुकसान तो जो हुआ वो हुआ ही। आम आदमी पार्टी की सरकार ही सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित और कांग्रेस पर निशाना साधती रही है। 2013 से 14 और 15 में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस और शीला दीक्षित सरकार पर जमकर हमले किए थे। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल ने सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए शीला दीक्षित सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया कनाडा के इतिहास में सबसे बड़ी चोरी 400 किलो सोने के गबन मामले में ईडी की ओर से शुक्रवार के दिन चंडीगढ़ मोहाली के अंदर रेड की गई। ये घर है हाउस नंबर 390 सेक्टर 38 चंडीगढ़ का, और इसके साथ साथ जो मोहाली का सेक्टर 79 है। तो इन दो ठिकानों पर सिमरनप्रीत पनेसर जो है, तो इनके घर पर रेड की गई। शुक्रवार सुबह से लेकर शाम तक रेड जो है वो ईडी की ओर से की गई, और जो घर के अंदर मौजूद था उनसे बातचीत करने की ये कोशिश की गई कि क्या पूरा मामला है और जो आरोप हैं सोने की चोरी के लेके, तो वो सोना कहाँ पर है, क्योंकि सबसे बड़ी चोरी इसको माना गया। और पनेसर की पत्नी, हालांकि जो पूर्व मिस इंडिया युगांडा हैं और सिंगर एक्ट्रेस हैं, उनसे भी ईडी की ओर से बातचीत की गई। और ये कार्रवाई क्योंकि ईडी की पीएमएलए की धारा 2/1 RA के तहत की गई। इस धारा में सीमा के पार जो मामले होते हैं तो उसमें निपटाने के लिए ईडी डील करती है। भारत से बाहर किसी भी स्थान पर अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध करता है किसी तरीके से अपने आचरण से, तो वहां पर ईडी इस तरीके में इन्वेस्टिगेट जरूर करती है। और उसी मामले के चलते सिमरनप्रीत के घर ये पूछताछ की गई। हालांकि मामला पूरा 2023 का है और 400 किलो सोना जो है
वो चोरी का मामला है पूरा। और इसमें सिमरनप्रीत वांटेड हैं। एयर कनाडा के पूर्व मैनेजर हैं सिमरनप्रीत, और ईडी की ओर से 2 जगह ये रेड की गई। हालांकि ईडी अब आगे यहाँ से क्या बातचीत कर लेकर गई है, क्या ईडी को यहाँ से लीड मिली है, वो जरूर देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि सिमरन के वकील जो ग्रेग लेफेटॉन है, उन्होंने जून 2024 में ये भी कहा था कि कनाडा की न्याय व्यवस्था पर उन्हें पूरा भरोसा है और सिमरनप्रीत को वापस वहां पर सरेंडर करने के लिए लेकर जाया जाएगा। और पहले भी सरेंडर करने की बात कही गई थी, लेकिन ईडी अब इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है और दोनों जगह चंडीगढ़ और मोहाली के अंदर ईडी की ओर से रेड की गई। यही घर है सिमरनप्रीत का, जहां पर बताया जाता है कि किराए पर मोहाली, और यहां पर 2 ठिकाने हैं। के लिए धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस बार महाकुंभ की महाशिवरात्रि है, जहां प्रयाग महाकुंभ में लोग संगम त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे, तो वहीं काशी में श्रद्धालुओं का पलट प्रवाह महाकुंभ से लगातार जारी है और लाखों की तादाद में श्रद्धालु लगातार बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ते चले जा रहे हैं। देख सकते हैं जहां तक नजरें जा रही हैं वहां से कतार शुरू है और ये कतार लगभग 1 किलोमीटर का फासला तय करते हुए बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार 4 नंबर गेट तक पहुंचेगी। जारी आंकड़ों के मुताबिक जो काशी विश्वनाथ मंदिर ने जारी किया है, करीबन 6 से 8 लाख श्रद्धालु रोजाना जब से कुंभ शुरू हुआ है तब से दर्शन पूजन करने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार विश्वनाथ कॉरिडोर आ रहे हैं। लेकिन यह आंकड़ा कहीं ज्यादा और बढ़ने वाला है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15 लाख श्रद्धालु महाशिवरात्रि के दिन बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। इसको लेकर तमाम इंतजाम शासन प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। और जहां तक नागा सन्यासियों की बात करें तो आखिरी पड़ाव काशी ही होता है, क्योंकि माना जाता है कि महाकुंभ प्रयाग के बाद काशी आकर बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करना और यहाँ गंगा में डुबकी लगाना कहीं ज़्यादा फलदायी होता है। यही वजह है कि नागा सन्यासियों के लिए महाशिवरात्रि के दिन सुबह 6 से 9 बजे तक का समय निश्चित किया गया है। अपने निशान और आराध्य के साथ 6 अखाड़ों के श्रद्धालु बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार पहुंचेंगे। उस दौरान 4 नंबर गेट से श्रद्धालुओं की एंट्री को रोका गया है, क्योंकि 4 नंबर गेट से ही नागा सन्यासियों को प्रवेश कराया। तो आपने बनारस में देखा किस तरह से भीड़ है। अब हम आपको जरा अयोध्या की भी तस्वीर दिखाएं, वहां पर भी जबरदस्त भीड़ है। आलम क्या है इस रिपोर्ट में। ये अयोध्या नगरी है और भवन है आज एक सेशन हुआ पंजाब विधानसभा का, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री ने जवाब दिया प्रताप सिंह बाजवा को कि यहाँ तो कांग्रेस के 7 लोग आपस में इकट्ठे नहीं होते, तो आम आदमी पार्टी के 32 लोग इनके कांटेक्ट में कैसे हैं। बाजवा साहब आप वहीं बैठे थे, सुना जवाब दिया आपको मान साहब। आप भगवंत को तो भाई छोड़ो, एनके लगा रखी हैं, खोपे लगा दिए हैं, उस पर पाबंदी लगा दी कि ना आप कुछ सुनोगे, ना बोलोगे, ना देखोगे। आप समझते हो? तो जिस आदमी ने खुद खोपे लगा ली उसको क्या पता मेरे साथ 32 हैं कि 35 हैं। अच्छा, ये अकेला ही है। मेरे तो छोड़े, मेरे साथ 7 हैं, 10 हैं कि 12 हैं। हमारे पास तो जितने हैं 18 के 18 हमारे पास। जहां तक 32 की बात है, वो भी कोई दिन आएगा जब इसके खोपे उतारेंगे, इसको दिख जाएंगे। इसने खोपे डाली, इसको कैसे पता है कि कितने हैं हमारे पास। कान इसके बंद हैं, मुंह इसका बंद है, खोपे इसको लगा दिए हैं। तो ये तो बेचारा अब हैंडीकैप्ड है। ये इस आदमी को इन्होंने जैसे कहते हैं ना, किसी टाइम दारा शिकोह को लाल किले में बंद कर लिया था। ये लाल किले में बंद है, ये सरकारी कोठी में इसको बंद कर दिया। इसको कह दिया अपना मन मौजी का काम करो, अपना मन परचावे के लिए
आप समझती हो जो ये काम करता है, तो उसको कह दिया आप ये काम करो, सरकार अब अमन अरोड़ा रन करेगा। बाजवा साहब, एक पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में बड़ा स्पेकुलेशन है कि लुधियाना का बाईपोल हो रहा है और वहां पे हो सकता है कि राज्यसभा एमपी संजीव अरोड़ा को टिकट दे दी जाए और केजरीवाल साहब की वहां से राज्यसभा में लॉन्च कर दिया जाए। ये जो इन्फॉर्मेशन आपकी है बहुत हद तक मुझे असलियत नजर आती, क्योंकि पहले केजरीवाल खुद आना चाहता था। जब उसने ये देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब में बगावत हो जाएगी और पंजाबी नॉन पंजाबी को पंजाब में राज नहीं करने देंगे, तो उसके बाद ये स्ट्रेटेजी बदली है। अब किसी राज्यसभा के मेंबर से ये इस्तीफा देंगे, वो अरोड़ा साहब हैं या कोई पाठक साहब हैं या कोई और साहब हैं, इनके इस्तीफा देंगे, किसी की बली जरूर। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने आपको पता कीमत अदा कर आए हैं, उन्होंने तो इस्तीफा देना नहीं। जो को फ्री फंड में लगा हुआ है एक आधा, उससे इस्तीफा लेंगे जी। आप जो इनसे इस्तीफा देगा समझ लो वो फ्री फंड वाला है, बाकी सारे कीमत अदा करके मेंबर बने हुए हैं राज्यसभा के। आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं हरपाल चीमा वो डिनाई कर रहे हैं, कहता है ऐसा कुछ नहीं है, केजरीवाल साहब नहीं है। कि चीमा साहब को पता कौन सी बात का है? चीमा साहब को तो ये नहीं पता जीएसटी महाशिवरात्रि के लिए वाराणसी में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रशासन ने काफी इंतजाम किए हैं। इसमें अखाड़ों और श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। महाशिवरात्रि का पर्व वाराणसी के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है और सबसे ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु महाशिवरात्रि पे ही आते हैं। उसी की तैयारियां लगभग पिछले 2-3 दिन से चालू हैं। वैसे तो महाकुंभ का जो पलट प्रवाह है और जो उसका बैकफ्लो की वजह से श्रद्धालुओं का आवागमन है वो भी काशी में पिछले 1.5 महीने से काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो जो हमारी तैयारियां होती है मुख्य रूप से वे सारी व्यवस्थित हैं, लेकिन उनको अंतिम रूप से एक बार दोबारा मूर्त रूप दिया जा रहा है। आज अधिकारियों की ब्रीफिंग है जिसमें दोगुनी संख्या में अधिकारी बाकी सालों के कंपेरिजन में ड्यूटी पर लगाए गए हैं। इसमें प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, पीएससी है और भी काफ़ी विभागों के अधिकारी हम लोगों ने यहाँ पे जोड़े हैं। महाकुंभ मेले की वजह से श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए अधिकारियों ने वाराणसी के सभी एंट्री पॉइंट्स पर पार्किंग की सुविधा का इंतजाम किया है। सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की सहायता भी ली जा रही है। कल महाशिवरात्रि के महापर्व को सकुशल संपन्न करने के लिए पुलिस की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। महाकुंभ के दृष्टिगत यहाँ अत्यधिक श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आएंगे। इसको देखते हुए पूर्ण काशी क्षेत्र को जो 6 जोन और 18 सेक्टर में विभाजित किया गया है। इसमें सुपर जोनल अधिकारी के रूप में एसपी या डीसीपी रैंक का अफसर को लगाया गया है। जोन में एडिशनल एसपी और सेक्टर में एसीपी या डीवाईएसपी रैंक के अफसर को लगाया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा के जरिए जो इसका निगरानी की जा रही है। महाशिवरात्रि का त्योहार महादेव और देवी पार्वती के विवाह का प्रतीक है। वैसे तो पूरे भारत में, लेकिन काशी के लिए इस त्योहार के मायने बहुत ज्यादा है। साल में 12 बार शिवरात्रि मनाई जाती है। हर मास एक शिवरात्रि पड़ती है, लेकिन ये फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्दशी को जो शिवरात्रि होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसलिए महत्वपूर्ण प्रयागराज में आखिरी अमृत स्नान शिवरात्रि की भीड़ लगातार बढ़ रही, जिसको मैनेज करने के लिए यातायात और पुलिस विभाग के अधिकारी लगे हुए। हम आपको अगर भीड़ का वो दिखाएं तो देखिए, बागफन की तरफ से आने वाली जो भीड़ है, ये रास्ता दिल्ली इलाहाबाद जंक्शन से आता है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो तांता है वो देखिए, गाड़ियों को यहीं से डाइवर्ट किया जा रहा है और उनको आगे डाइवर्ट करके भेज दिया जाता है, जिससे कि वो अंदर मेला क्षेत्र में एंट्री ना कर सके। इसलिए यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है, बैरिकेड्स लगा दिया गया है और यहाँ पर पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को जो प्रशासन की गाड़ियाँ हैं सिर्फ उनको ही अंदर जाने दिया जा रहा है, बाकी सभी को बैरिकेड्स करके रोक दिया जा रहा है। पैदल श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ जो झूसी का रास्ता है वहाँ से भी सारी जो गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ तक तो आने दिया जा रहा है, लेकिन इसके बाद इस रास्ते से उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन संगम क्षेत्र में अगर देखेंगे आप तीसरी तरफ
तब पाएंगे कि यहाँ पर संगम क्षेत्र पर जाने के लिए पैदल ही लोगों को भेजा जा रहा है और यहाँ से लोग पैदल ही संगम क्षेत्र पर जाएंगे, क्योंकि ये जो बैरिकेड्स आपको दिख रही है, इस बैरिकेड्स के आगे जाने को किसी को भी इजाज़त नहीं है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो इस वजह से और बैरिकेडिंग की गई है कि किसी भी प्रकार का कोई भी भगदड़ ना हो, किसी प्रकार की ट्रैफिक मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की सिचुएशन बनाने के लिए इस तरीके से किया गया है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो भी लगातार पहुँचे हुए हैं। और कहाँ से आए हैं आप लोग? मिर्जापुर से। तो भीड़ है? बहुत भीड़ है, एकदम मजा आ गया है। जो भी है बड़ा व्यवस्था वो टकाटक है। ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम भी बनारस से आ रहे हैं सर। जी जी। हाँ सर बताइए। जी जी दिल्ली से आए। स्नान कर चुके? जी जी स्नान करके आ गए। हाँ भीड़ तो है। देखिए ये जो व्यवस्था है यहाँ पर, श्रद्धालु तो कह रहे हैं कि यहाँ भीड़ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुश नज़र आ रहे हैं। जो प्रशासन ने पूरा बैरिकेड्स किया है वो अपने आप में इस आखिरी स्नान के लिए तैयारी है। प्रयागराज के कुंभ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव।